जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण का तीसरा चैप्टर यानी तीसरा टॉपिक समास के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आप वर्णमाला और संधि का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है और समास के कितने भेद होते हैं। चलो देखते हैं अपन, ठीक है ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है। समास किन किन से मिलकर बना होता है? एक तो सम प्लस आस, ठीक है ना। सम और आस दो शब्दों से मिलकर समास बना होता है, जिसमें सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, क्या होता है? संक्षिप्त। और आस का अर्थ होता है कथन। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन क्या कहलाता है? छोटा रूप। क्या? छोटा रूप। जैसे आपको बोलना है कि चौराहा, मतलब चार राहों का समूह बोलना है, तो इसे छोटे रूप में क्या बोल सकते हैं अपन? चौराहा। क्या बोल सकते हैं? चौराहा। अतः हम कह सकते हैं समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन या छोटा रूप। अपनी भाषा में बोल सकते हैं छोटा रूप है, ठीक है ना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षिप्त कथन या छोटा रूप। अब देखते हैं समास की परिभाषा। समास की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, और नया शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या हो गई? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा लिखेंगे अपन, ठीक है ना। समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर क्या बोलेंगे? आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है ना। समास का क्या होता है आपको पता होना चाहिए। समास का हमेशा विग्रह होता है। संधि का क्या होता था? विच्छेद। समास का क्या होगा? विग्रह। ये तो अपन ने क्या देख लिया? समास की परिभाषा। एक दो उदाहरण देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे उदाहरण में देखते हम, जैसे आप लोगों को पता है कि मतलब हम बोले पंचवटी। क्या बोला हमने? पंचवटी, ठीक है ना। इसका विग्रह क्या होता? पांच वृक्षों का समूह। वृक्षों या बटों, बट माने क्या होता है? वृक्ष। पांच वृक्षों का समूह। तो क्या हमने बोला था? जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, जैसे पंच और बटी, ये दोनों शब्द मिलकर क्या अलग से एक शब्द बना दिया इन्होंने कि पांच वृक्षों का समूह। क्या बना दिया? पांच वृक्षों का समूह। एक और उदाहरण देखते, जैसे अपन देख लेते, ये देख लो अपन, प्रतिदिन। क्या? प्रतिदिन, ठीक है ना। प्रतिदिन, इसका क्या बोलते हैं? विच्छेद विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन, या फिर इसका विग्रह दिन भी बोलते हैं हम, दिन, ठीक है ना। तो प्रति और दिन आपस में मिलकर क्या बन गए? प्रत्येक दिन। क्या बन गए? प्रत्येक दिन। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि समास जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास। अब इसी वीडियो में अपन देख लेते हैं समास के भेद। क्या देखते? समास के भेद, मतलब समास कितने प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार या भेद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समास के? 6। लिखते हैं हम यहाँ पर, समास के 6 प्रकार होते हैं। अब देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं 6 प्रकार। यहाँ पर एक टिक लिख देते हैं अपन, ठीक है। टिक से सीखेंगे अपन समास के प्रकार, ठीक है ना। बुंदेलखंड में बोलते हैं अब कत दद्दा। क्या बोलते? अब कत दद्दा, ठीक है ना। इसी से अपन पूरे समास सीखेंगे। अब कत दद्दा से पूरे समास के भेद सीख लेंगे। चलो देखते हैं कैसे सीखते। पहला प्रकार, आ से अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास, ठीक है ना।
फिर बा से होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बोलो साथ में, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। बा हो गया। अब का से होता है कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास, ठीक है ना। अब क्या, ता से होता है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। 4 हो गए ना। 5वां समास होता है दा से द्वंद्व या दिगु, कुछ भी लिख सकते, दिगु समास। क्या, दिगु समास, ठीक है। 6वां समास फिर दा है, दा से होता है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, सभी समासों के परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। चलो ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है ऐसा समास, कैसे क्या बोलेंगे, ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। या फिर जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, या बोल सकते कि पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है ना। ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान हो या बोल सकते हैं अव्यय हो उसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास कहते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं अव्यय क्या क्या होते हैं। चलो इधर देखते हैं अपन एक पॉइंट। मैंने बोला ना कि पहला पद अव्यय हो, तो अव्यय क्या क्या होते हैं आपको पता है। जैसे प्रति, क्या बोल सकते, प्रति, हर, आ, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं आप, प्रति, हर, आ, ठीक है। अनु, क्या बोल सकते हैं, अनु। और भी अव्यय होते, ठीक है। भर, यथा, यावत, ठीक है ना, आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, अव्यय। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पद में पहला पद, जिस सामासिक पद का पहला पद प्रति, हर, आ, अनु या भर, यथा, यावत आदि हो तो वह कौन सा समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। चलो देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं अपन उदाहरण, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उदाहरण, ठीक है ना। इधर अपन लिखेंगे समास और इस साइड करेंगे समास का क्या, विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। चलो ध्यान से देखना, अपन कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। चलो देखो, जैसे हम लिखते प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन में प्रति है ना, प्रति क्या है, अव्यय है, पहला पद अव्यय होना चाहिए। इसका विग्रह होता है दिन दिन, दिन दिन बोल सकते या प्रत्येक दिन बोल सकते, ठीक है ना। दूसरा जैसे हम बोलते यथाशक्ति, क्या, यथाशक्ति, यथा अव्यय है ना, यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। क्या होता, शक्ति के अनुसार। कठिन है क्या, बहुत सरल है, ठीक है ना। और क्या, तीसरे नंबर पर अपन देखते आजन्म, आजन्म का विग्रह होता है जन्म से लेकर। क्या बोलेंगे, जन्म से लेकर, ठीक है ना। समझ आ रहा ना आप लोगों को। और देखते उदाहरण तो बहुत सारे होते, ठीक है ना। भरपेट, क्या बोलेंगे, भरपेट, भरपेट का विग्रह होगा पेट भर के। क्या बोलेंगे, पेट भर के। चलो एक और 5 उदाहरण बोलते चलेंगे अपन, ठीक है ना। अब देखते प्रतिकूल, क्या बोलेंगे, प्रतिकूल, प्रतिकूल का विग्रह होता है इच्छा के विपरीत। क्या होता है, इच्छा के विपरीत। यदि कोई काम इच्छा के विपरीत हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। आई ना बात समझ में। चलो अब हम देखते हैं दूसरा समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है वह समास या ऐसा समास, क्या बोलेंगे, वह समास या फिर ऐसा समास, ठीक है। या जिस समास का, क्या बोलेंगे, जिस समास का या समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना, सरल है ना। ऐसा समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलो देखते हैं इसके उदाहरण, देखते हैं कौन कौन से होते हैं उदाहरण, ठीक है। चलो
पहला देखो आप, जैसे हम बोलेंगे महापुरुष, महापुरुष ने नीलकंठ, क्या बोलेंगे? नीलकंठ। ठीक है, तो इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिनका, अर्थात किसका नीला कंठ होता है आप बताओ? शिव जी। क्या बोलेंगे? शिव जी का नीला कंठ होता है। ठीक है, आप बोलेंगे इसका दूसरा उदाहरण देखो, पीतांबर। क्या? पीतांबर। पीतांबर का विग्रह है, पीत है अंबर जिनका, पीले कपड़े कौन पहनता है? अंबर मीन्स होता है कपड़े। ठीक है, जिनका अर्थात, अर्थात कौन होते? विष्णु जी। क्या बोलेंगे? विष्णु जी। ठीक है ना, और देखते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं लंबोदर। क्या? लंबोदर। ठीक है ना, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात पेट लंबा किसका होता है पता आपको? गणेश जी का। किसका? गणेश जी। ठीक है ना, और भी देखते हैं अपन। ठीक है ना, जैसे हम बोलते चंद्रशेखर। क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। चंद्र है, विग्रह क्या होगा? चंद्र है शिखर पर, शिखर पर जिनके, अर्थात किसके शिखर पर चंद्र होता है? ये पता आप लोगों को? शिव जी, शंकर जी के शिखर पर क्या होता है? चंद्र होता है। और आप देख रहे हैं कि इसमें अन्य पद की प्रधानता है, मतलब नीलकंठ, न नील प्रधान है न कंठ प्रधान है। क्या है? शिव जी आ गए अलग से। ठीक है ना, अन्य पद आ गया। ठीक है, जैसे बोल देख सकते हैं अपन दशानन। 10 हैं आनन जिसके, अर्थात किसके होते 10 आनन? रावण के। इसमें जी लगाना? नहीं लगाना, रहने दो, रावण। ठीक है ना, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। रावण के 10 शीश होते हैं। ठीक है, अब इसी में अपन देख लेते हैं तीसरा समास। तीसरा समास कौन सा था आप बताओ? कौन सा था? आ से अव्यय भाव, वा से बहुव्रीहि, रह का से कर्म धाराय। कौन सा समास? कर्म धाराय समास। चलो इसकी परिभाषा देखते, साथ में बोला करो, कर्म धाराय समास। ठीक है ना, इसकी परिभाषा है, जिस समास में, क्या बोलेंगे? जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, विशेष होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधाराय समास कहते हैं। ठीक है ना, विशेषण तो जानते हो गए आप, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। इसके भी उदाहरण देखते हैं अपन। चलो देखो, ठीक है, चलो देखो इसके उदाहरण। जैसे एक होता है महापुरुष। क्या? महापुरुष। ठीक है, महापुरुष का विग्रह होता है महान है जो पुरुष। ठीक है ना, हम पूछेंगे कि महापुरुष का विग्रह क्या है, तो आप क्या बताओगे? महान है जो पुरुष। हम पूछेंगे कौन सा समास है, आप क्या बताओगे? कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नील कमल। दूसरा उदाहरण क्या है? नील कमल। इसका विग्रह है नीला है जो कमल। ठीक है, नील कमल का विग्रह क्या होता है? नीला है जो कमल। ठीक है ना, अब देखते हैं अपन चंद्रमुख। चंद्रमुख, इसका होगा चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, जिसका मुख चंद्र के समान हो। ठीक है ना, और देखते हैं अपन, जैसे नील गाय होता, क्या होता? नील गाय। कमल नयन। ठीक है ना, और घनश्याम देखते हैं, घन श्याम। घन की तरह या घन के समान, क्या बोलेंगे? घन के समान श्याम। मतलब घन क्या होता है? बादल। बादल के समान श्याम, तो वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास। एक बार देखते हो, जैसे नील गाय। क्या? नील गाय। इसका विग्रह क्या होगा? नीली है जो, नीली है
जो गाय। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गए ना कि कर्मधारय समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास क्या होता है। अब चलो आगे पढ़ते हैं अपन कर्मधारय के बाद तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। चलो देखें आप तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है। जिस समास में क्या बोलेंगे? जिस समास के दोनों पदों के बीच क्या बोलेंगे? दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप क्या बोलेंगे? जिस समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है ना। कारक चिन्ह हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है ना। अलग से वीडियो डाल देंगे। कर्ता ने कर्म को करण से जान, संप्रदान का के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध में पेपर अधिकरण, संबोधन हे अरे हो, याद करो व्याकरण। इस प्रकार अपन ट्रिक के माध्यम से कारक चिन्ह पूरे सीखेंगे। ठीक है ना। इसकी पहचान है कि कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। चलो उदाहरण देखते हैं अपन इसके। जितने कारक होते हैं ना लगभग उतने ही प्रकार के क्या होते हैं? तत्पुरुष समास भी होते हैं। चलो अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उदाहरण अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। जैसे अपन बोलेंगे यश प्राप्त। यश प्राप्त का विग्रह होगा यश को प्राप्त। यश को प्राप्त। आपने देखा कि यहाँ पर को आ गया जी, कारक चिन्ह है। क्या है जी? कारक चिन्ह है। ठीक है। देशभक्ति। क्या बोलेंगे? देशभक्ति। इसका विग्रह होगा देश के लिए। क्या बोलेंगे? देश के लिए भक्ति। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या के लिए आ गया, तो देश के लिए भक्ति। और क्या होते अपन जैसे बोलते रेखांकित। रेखांकित। इसका विग्रह क्या होगा? रेखा से अंकित। रेखा से अंकित। ठीक है ना। और देखते हैं अपन। ठीक है। उदाहरण तो बहुत होते हैं, ये महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ रहे हैं अपन जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं मन चाह। मन चाह यानी मन से चाह। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। समझ में आ रहा है अपन को। ठीक है। अब इसी प्रकार लिख सकते हैं हम धनहीन। क्या लिख रहे? धनहीन। तो इसका भी क्या होगा? धन से हीन। जिसके पास धन नहीं होता वो क्या होता है? धनहीन होता है। धन से हीन। ठीक है ना। और भी देख रहे हैं अपन। ठीक है। धन से हीन के बाद अपन देखते हैं अब राजपुत्र। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजपुत्र, राजमहल। राजपुत्र का होता है राजा का पुत्र। ठीक है। ऐसे ही अपन बोलते शिवालय। शिवालय। ठीक है। शिवालय का विग्रह क्या होगा? शिव का आलय। आलय मीन्स होता है रहने का स्थान, जहाँ पर शिव जी रहते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? शिवालय बोलते हैं। ठीक है। एक और लिखते हैं अपन पुरुषोत्तम। क्या बोलते? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का विग्रह होगा पुरुषों में क्या होगा? पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम होता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेने हैं, खासकर क्या उदाहरण अच्छे से याद कर लेने। चलो अब हम समझते हैं द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा होती है जिस समास में, हमारे साथ बोला करो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है ना एक पहला पद कम हो ना दूसरा पद कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे उदाहरण, चलो देख रहे हैं अपन, उदाहरण भी देख ले रहे। जैसे देखना आप, पहला उदाहरण है, हम लिखते हैं माता पिता। माता पिता। अब देखो इसमें दोनों पद प्रधान है, मतलब अपने लिए जितनी माता का महत्व है उतना ही महत्व किसका है? पिता का है। ठीक है ना। इसका विग्रह होगा माता और पिता। ठीक है ना। इसी प्रकार क्या होगा? हम बोलते नर नारी। नर नारी। ठीक है ना। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नर और नारी। ठीक है ना। सत्य असत्य। क्या बोलते? सत्य असत्य।
इसका विग्रह क्या हो जाएगा? सत्य और असत्य। ठीक है ना। चलो एक और लिखते हैं अपन, राम लक्ष्मण। क्या लिखते? राम लक्ष्मण। ठीक है ना। इसका विग्रह होगा राम और लक्ष्मण। ठीक है ना। सरल है ना। आपको तो बस उदाहरण अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं अपन छठवां समास कौन सा होता है। लास्ट समास द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास में पहला पद या जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कोई भी समास हो, आपको शब्द देखना कि उसका पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। मतलब संख्या आनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण बताया था आपको। चलो देखो, लिख रहे अपन उदाहरण। हाँ, पहला उदाहरण लिखते पंचवटी। क्या? पंचवटी। अब पंचवटी में देखना, पहला शब्द में क्या पंच क्या है? संख्यात्मक शब्द है ना संख्यात्मक। इसका विग्रह होता है 5 बटों का समूह। बट में क्या होता है? वृक्ष होता है ना। 5 वृक्षों का समूह पंचवटी हो गया। और देखो अपन, जैसे पंचवटी के बाद चौराहा का विच्छेद होता है 4 राहों का समूह। ठीक है जी, क्या हो गया? चौराहा। और भी देखते हैं अपन। चौराहा के बाद देखो अपन त्रिभुज लिखते। क्या? त्रिभुज का विग्रह क्या होगा? 3 भुजाओं का क्या बोलेंगे? समूह है। आगे समझ में आप लोगों को 3 भुजाओं का समूह ये त्रिभुज हो गया। और भी बताओ, आप बताओ। जैसे हम लिख सकते हैं नवरात्रि। क्या? नवरात्रि। इसका विग्रह होगा 9 रात्रियों का क्या बोलेंगे? समूह। ठीक है ना। इसी प्रकार आप याद कर लेना ये। ठीक है। एक और लिखते क्या? सप्तऋषि। क्या लिखते? सप्तऋषि। सप्तऋषि का विग्रह होगा 7 ऋषियों का समूह। ये क्या हो गया? सप्तऋषि। ठीक है ना। आप लोगों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब अपने 6 समास हो गए। ठीक है ना।